ठंड के आंधी तूफान में भी छत पर सोने वाला ससुराल। चलो अच्छा है, सब सो गए। अब मैं जल्दी से ऊपर चला जाता हूँ, बस किसी को कुछ पता न चले। जतिन अपने परिवार वालों के सो जाने के बाद रात को छत पर जाता है, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड तनीषा उसका इंतजार कर रही होती है। कितनी देर लगा दी तुमने आने में? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पहले ही यहाँ इतनी ठंड है। सॉरी मेरी जान, तुम्हें इतना वेट करना पड़ा। वो क्या है ना, सब लोग टीवी देख रहे थे तो देर से सोए हैं। अब सबके सोने के बाद ही मैं ऊपर आया हूँ। वैसे आज तो सच में ऊपर बहुत ठंडी हवा चल रही है। कितना सुहावना मौसम है ना? बात मत पलटो और तुम ना अपने परिवार वालों को ना टाइम से सुला दिया करो। वैसे भी तुम्हारे परिवार में सबसे ज्यादा तुम्हारी ही तो चलती है। अरे अब छोड़ो ना परिवार वालों की बातें, अब हमारी बातें करते हैं मेरी जान। वैसे भी अब पूरी रात मेरी और तुम्हारी है। दोनों ही अपनी अपनी छत से बात कर रहे थे। तुम कहो तो मैं अभी कूद कर तुम्हारी छत पर आ जाता हूँ। आज नहीं, आज मुझे बहुत नींद आ रही है। अभी मैं जा रही हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, रुको तो जरा। अच्छा ठीक है, तुम्हें मैं एक बात बताती हूँ। और दोनों देर रात भर ढेर सारी प्यार भरी बातें करते हैं और सुबह होने से पहले दोनों अपने अपने घर में नीचे वापस चले जाते हैं। अगली सुबह जब सरिता अपने पूरे परिवार को नाश्ता परोस रही होती है तो कितने दिन हो गए हैं विक्रम के लिए लड़की देखते हुए, लेकिन कोई लड़की पसंद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, तू देखना बहू, विक्रम को बहुत सुंदर लड़की मिलेगी जो घर की सारी जिम्मेदारी बहुत बढ़िया से संभाल लेगी। अरे पर मिलेगी कब, ये भी तो पता चले। इसी बात की तो चिंता मुझे भी है पिताजी। लड़की कब मिलेगी, कब शादी होगी हमारे विक्रम की। इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं लेकिन कहीं पर संयोग बन ही नहीं रहा है। ये सब सुनकर जतिन मन ही मन सोचता है, काश कि मैं अपने परिवार वालों को अपनी पसंद के बारे में बता सकता तो विक्रम भैया से पहले मेरी शादी हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, पहले विक्रम भैया की शादी होगी, उसके बाद ही तो मेरी होगी। जतिन को इतने गहरे विचारों में डूबता देखकर विक्रम उसे हिलाते हुए कहता है, अरे क्या हुआ जतिन, बात मेरी शादी की हो रही है और लग रहा है तुम अपने ख्याली पुलाव बना रहे हो। अरे कुछ नहीं भैया, मैं सोच रहा हूँ आपकी शादी होगी तभी तो मेरा नंबर भी लगेगा। जल्दी से भाभी घर आ जाए। जतिन भैया, आप अभी अपनी शादी के सपने लेना छोड़ दो, क्योंकि जब तक विक्रम भैया की शादी नहीं हो जाती तब तक आपकी शादी का पता लगना बड़ा मुश्किल है। थोड़ा वक्त हो जाता है और विक्रम के लिए श्वेता नाम की एक बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता आता है और श्वेता सभी घर वालों को पसंद आ जाती है, जिसके बाद दोनों के परिवार वाले आपस में बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। रिश्ता पक्का होने के बाद सब बात कर रहे थे। लो जतिन बेटा, तुझे तो तेरी होने वाली भाभी पसंद आई है ना? वो बता, सबसे जरूरी बात है। मुझे तो श्वेता जी अपनी भाभी के रूप में बहुत ज्यादा पसंद है। भैया के साथ उनकी जोड़ी खूब ज्यादा अच्छी लगेगी। अरे बस तूने हाँ कर दी और हमारे विक्रम को भी लड़की पसंद आ गई है तो फिर इसका मतलब सब कुछ ठीक है। थोड़ा वक्त गुजर जाता है। दोनों परिवार वाले आपस में बातचीत करके विक्रम और श्वेता की शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं और 2 महीने बाद की शादी का मुहूर्त पंडित जी निकाल कर परिवार वालों को दे देते हैं। दोनों परिवार वालों के बीच शादी की तैयारी शुरू हो जाता है और इसी बीच जतिन के परिवार वाले नोटिस करते हैं कि जतिन अपने कमरे में नहीं है। वो आजकल अक्सर छत पर जा रहा था। सरिता पीछे पीछे जाती है और छत पर जाकर जतिन से पूछती है, क्या बात जतिन बेटा, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए तू ज्यादातर छत पर आ जाता है। कल बारिश में भी शायद तू छत पर ही आया था। क्योंकि माँ मैं सोच रहा हूँ, देखो कितना मौसम सुहाना हो रहा है और अब तो इतनी गर्मी भी नहीं रही, ऊपर सोने में कितना मजा आएगा। ऐसा क्या? लेकिन तुझे अचानक से छत पर सोने का क्या चाव चढ़ गया? क्योंकि छत पर सोने में जो मजा है ना माँ, वो नीचे सोने में नहीं है। छत पर सोने में बहुत मजा आता है और जब आंधी आती है ना तब तो और भी ज्यादा मजा आता है। हवा इतनी तेज और ठंडी लगती है, ऐसा लगता है जैसा सीधा स्वर्ग से हवा आ रही हो। और माँ वैसे भी पंखे की हवा में सोने का क्या फायदा है, वो तो आर्टिफिशियल हवा है और ये है तो एकदम नेचुरल ताजा हवा है। दोनों बात कर रहे थे तब तक वहां पर किशोर और आनंद भी आ जाते हैं। अच्छा ऐसी बात है क्या? वैसे गांव में हम भी खुले में ही सोते थे। अब जब से तुम दोनों की नौकरी शहर में लगी है तब हम यहाँ शहर में आ गए, वरना याद है ना भाग्यवान की सभी छत पर सोते थे तो कितना अच्छा लगता था। और कितना मजा आता था छत पर सोने में। छत के नीचे सोने में तो घुटन सी होती है। अरे तो फिर अब से हम भी छत पर ही सो जाते हैं ना। अरे छत पर सोने में कितना मजा आएगा। मैं भी नीचे बोर होता हूँ, घुटन सी होती है, गांव की खुली हवा की याद आती है। नीचे सोने का तो मन ही नहीं करता।
मन करता है कि खुली हवा में ही सोऊं, और जतिन ने तो ये आइडिया बहुत अच्छा दिया है। जतिन की बातों से पूरा परिवार प्रभावित हो जाता है और अब वो भी जतिन के साथ छत पर सोना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सर्दी के मौसम की शुरुआत हो जाती है और अब सर्दियों में भी पूरा परिवार छत पर ही सोता है। इसी बीच एक दिन तनीषा जतिन को फोन करती है और बोलती है, जतिन, क्या चल रहा है ये सब कुछ? तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे साथ छत पर क्यों सो रहे हैं? तुम रुको, अभी मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पर एक पता भेज रहा हूँ, वहीं पर आ जाओ मिलने के लिए। हम अभी बाहर मिलते हैं, जल्दी आ जाओ। जतिन जल्दी से तनीषा के फोन पर एक कैफे का एड्रेस भेजता है और दोनों वहां पर मिलने के लिए पहुंचते हैं। ये सब कब खत्म होगा? तुम्हारा पूरा परिवार छत पर सोने लगा है और अब हमें इस वजह से मिलने का मौका भी नहीं मिलता। अब मैं क्या करूं? मेरी बातों से सब लोग इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने छत पर सोना शुरू कर दिया। मैंने तो बस अपना रास्ता साफ करने के लिए उनकी थोड़ी तारीफ की थी, लेकिन वो सब तो खुद ही इस बात से प्रभावित हो गए कि खुद उन्होंने ये करना शुरू कर दिया। तुम भी ना जतिन, तुमसे बड़ा मूर्ख मैंने आज तक नहीं देखा। खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब हम क्या करेंगे? रोज रात को बात कैसे करेंगे? वैसे भी हम दोनों अलग कॉलेज में जाते हैं तो दिन में भी नहीं मिल पाते। एक रात को मौका था, वो भी गवा दिया। तुम चिंता मत करो, तुमसे तो मैं मिलकर ही रहूंगा, छत पर न सही पर बाहर ही सही। जैसे हम आज मिले हैं ऐसे ही मिल लेंगे। थोड़ा वक्त गुजरता है और कड़ाके की ठंड का मौसम शुरू हो जाता है और इसी बीच विक्रम की शादी श्वेता से हो जाती है। श्वेता अपनी पहली रसोई के लिए सभी के लिए स्वादिष्ट खाना बना रही थी। सबके लिए मूंग दाल का हलवा बनाया है, सबको बड़ा पसंद आएगा। हलवा पूरी खाकर तो सब बहुत खुश होने वाले हैं। खाना बनाकर श्वेता सभी को खाना परोसती है। खाना तो वाकई बहुत स्वादिष्ट बना है बहू। सच में तेरे हाथों में तो जादू है। हाँ बिल्कुल, पोता बहू ने तो कमाल कर दिया। अरे ये लो बहू, तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। नहीं नहीं दादाजी, इसकी क्या जरूरत है? ले ले बहू, ये तो बड़ों का आशीर्वाद होता है, इसे इस तरह मना नहीं करते। दादी सास के कहने पर श्वेता शगुन ले लेती है। ऐसे ही रात को श्वेता देखती है कि सरिता और रजाइयां उठाकर छत की तरफ जा रही है। माँ जी, आप इतनी रात को रजाइयां और बिस्तर उठाकर ऊपर क्यों जा रही हैं? अरे अगर इनको धूप लगवानी है तो मैं सुबह आपकी मदद कर दूंगी इनको ऊपर ले जाने में। अरे नहीं नहीं, धूप नहीं लगवानी है, ये तो मैं इनको ऊपर ले जा रही हूँ क्योंकि हम सब ऊपर छत पर सोते हैं ना बहू, इसलिए। लेकिन माँ जी, एक तो इतनी ज्यादा ठंड है और ऊपर से बादल भी छाए हुए हैं, ऐसे में आप छत पर कैसे सो सकती हैं? नहीं बहू, आंधी हो, तूफान हो या फिर बारिश हो, कुछ भी क्यों ना हो, हम पूरा परिवार छत पर ही सोते हैं क्योंकि अब हमें आदत हो गई है और छत पर सोना हमारे गांव जैसा ही लगता है। पहले तो गांव में हम बाहर और छत पर ही सोते थे, खुली हवा में बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जब से मेरे दोनों पोतों की नौकरी यहाँ लगी है तब से अंदर रह रह कर घुटन सी महसूस होती थी। लेकिन छत पर सोने का आइडिया कमाल का था। अब तो नीचे मन नहीं लगता, इसलिए चाहे कुछ भी आ जाए, आंधी या तूफान, ऊपर ही सोना है। भला ये क्या बात हुई? ठंड के मौसम में तो छत पर सोना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप सबकी तबीयत भी तो खराब हो सकती है, आपको सर्दी लग सकती है। अरे कुछ नहीं होगा बहू, हमने तेरी खाट का भी बंदोबस्त कर दिया है। अब से तू भी हमारे साथ छत पर ही सोया करेगी। हाँ बहू, छत पर सोने का तो मजा है ना, वो बंद कमरे में सोने में तो बिल्कुल भी नहीं है। आज रात तुम एक बार ठंड में सोकर तो देखो छत पर, और अगर रात को आंधी आ गई फिर तो सोने पर सुहागा हो जाएगा छत पर सोने में। हाँ भाभी, जल्दी चलो, बिस्तर भी तो लगाने हैं छत पर जाकर। फिर अगर आंधी तूफान आ गया तो तिरपाल को भी सेट करना पड़ेगा। सभी की बातें सुनकर श्वेता का सिर घूम जाता है, जिसके बाद श्वेता सभी के साथ छत पर चली जाती है, जहां श्वेता सभी के लिए ऊपर बिस्तर लगा रही थी। जिसके बाद एक एक करके सभी लोग अपनी अपनी खाट पर लेट जाते हैं। बहू, ठंड का वक्त है और आंधी आने का भी डर है क्योंकि मौसम खराब है, तो अपनी रजाई को अपने हाथों पैरों से अच्छे से पकड़ के सोना। हाँ, क्योंकि हो सकता है तेज हवा की वजह से रजाई उड़ जाए बहू। हाँ भाभी, हम सबको तो आदत हो गई है, आप पहली बार सो रही है ना, तो धीरे धीरे आपको भी आदत हो जाएगी, देखना। श्वेता आराम से अपनी खाट पर लेट जाती है। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, लेकिन श्वेता को बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है और तभी तेज तेज हवा चलने लगती है। हे
भगवान, कितनी ज्यादा तेज हवा चल रही है। ये सब लोग इतनी ठंड में कैसे सो रहे हैं? इस हवा से तो मेरी जान निकल रही है। और धीरे धीरे तो ये हवा और भी तेज होती जा रही है। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे श्वेता को नींद आती है, लेकिन वो रजाई को अपने हाथों और पैरों में दबाना भूल जाती है। लेकिन तभी जोर की आंधी चलती है और श्वेता की रजाई उड़कर उससे दूर गिर जाती है। माँ जी, विक्रम जी, मैं उड़ गई, नहीं, रजाई उड़ गई। कोई पकड़ो, मेरी रजाई उड़ गई। हाय हाय, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कोई मेरी रजाई ला दो। उड़ गई, रजाई उड़ गई। श्वेता की आवाज सुनकर सभी लोग उठ जाते हैं और विक्रम जल्दी से उठकर श्वेता की रजाई को उठाता है और श्वेता को उड़ाते हुए बोलता है, अरे श्वेता, तुमसे कहा था ना कि रजाई को ठीक से पकड़कर सोना। आंधी में रजाई ऐसे अक्सर उड़ जाती है। हे राम, क्या मुसीबत पड़ी है ठंड के मौसम में ऐसे आंधी तूफान में छत पर सोने की। चलिए ना, नीचे चलकर सो जाते हैं। मेरी तो यहाँ ठंड के मारे जान निकल रही है। रजाई को अच्छे से पैरों के नीचे दबाकर सो जाओ, फिर रजाई नहीं उड़ेगी। और नीचे सोने की बात ना अपने दिमाग से निकाल कर कहीं दूर फेंक दो श्वेता। और मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। और नहीं तो क्या बहू, कितने दिनों बाद तो सर्दी के मौसम में बढ़िया तूफान आया है। आज तो छत पर सोने का मजा ही आ जाएगा। इतना कहकर सभी लोग आराम से सो जाते हैं और सुबह होते ही सभी लोग छत से उतर के नीचे आ जाते हैं। लेकिन श्वेता को रात भर नींद ही नहीं आई और उसका सारा दिन भी काम में ही निकल जाता है। भगवान, मैं क्या करूं जिससे मुझे अपने ससुराल वालों के साथ ठंड में छत पर सोना ना पड़े। मुझे छत पर नींद नहीं आती है। एक काम करती हूँ, अभी थोड़ा सा सो जाती हूँ, वैसे भी कोई काम नहीं है। और रात को अगर फिर मुझे नींद नहीं भी आएगी तो कम से कम मेरे अंदर थोड़ी एनर्जी तो बनी रहेगी। अब उस दिन श्वेता बाजार में सब्जी लेने जाती है। वो पहले सब्जी वाले से सारी सब्जी खरीद लेती है। भैया, आप मुझे 2 किलो आलू, 2 किलो टमाटर, प्याज और 1 किलो पालक बथुआ दे दीजिए। ठीक है बहन जी, मैं अभी आपकी सारी सब्जी तोल देता हूँ। श्वेता सब्जी वाले से सब्जी ले लेती है और सब्जी लेने के बाद वो कड़कड़ाती हुई ठंड में कांपते हुए घर की तरफ जा रही थी। हे भगवान, मेरी तो यहाँ ठंड के मारे कुकड़ी सी बन रही है। मेरा तो हाल बेहाल हो रहा है। इतनी ठंड में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और आज रात को तो बिल्कुल भी नहीं लगा। रात को तो इससे भी ज्यादा ठंड होती है। पता नहीं कि ससुराल में ठंड में मेरे दिन कैसे बीतेंगे। श्वेता घर की तरफ जा रही थी कि तभी 2 पड़ोसने उसे रोकते हुए कहती हैं, अरे सरिता की बहू, बता सब कैसा चल रहा है? बस आंटी जी, सब बहुत अच्छा चल रहा है। अरे देखो तो ये कैसे नॉर्मल सी ठंड में भी कितना ज्यादा कांप रही है। अभी तो हल्की हल्की धूप भी निकली है। जब ऐसे में तेरा ये हाल है तो एक बात बता बहू, तू रोज रात को ठंड में आंधी तूफान में कैसे छत पर सो जाती है? मुझे तो लगता है बेचारी के साथ इसके ससुराल वाले अत्याचार कर रहे हैं। इसे जानबूझकर जबरदस्ती छत पर सुलाते हैं। ये बात सुनकर श्वेता हल्की भड़क जाती है और वो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है आंटी जी। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं और मेरे साथ किसी भी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं करते। मैं जो भी करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ। मुझे ऊपर छत पर सोना बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ ठीक है बहू, इसमें इतना भड़कने वाली क्या बात है? इतना कहकर श्वेता वहां से चली जाती है और ये सारी बात सरिता ने भी सुन ली थी। घर आने के बाद श्वेता सभी के लिए खाना बनाती है और रात को खाना खाने के बाद सबके सोने का समय होता है तो फिर से सभी छत पर जाकर सोते हैं। आज फिर से ठंड में बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने तसले में आग जलाई थी ताकि ठंड न लगे। बेटा, जरा रात में देखते रहना कि ढंग से आग जल रही है या नहीं, वरना हमें बहुत सर्दी लगेगी। ये बात सुनकर श्वेता को बड़ा गुस्सा आता है और वो मन में सोचती है, हाँ बिल्कुल यही काम तो रह गया है। पूरा दिन घर का काम करो और उसके बाद रात को भी इनकी निगरानी करो। हद हो गई है। पूरी रात आग का ध्यान रखने की वजह से श्वेता ठीक से नहीं सो पाती। जैसे ही आग बुझती है तूफान की वजह से तो कोई न कोई उसे कहता है, ओता बहू, आग बंद हो गई है, जरा इसे जला दो, बहुत सर्दी लग रही है। श्वेता दोबारा रजाई से बाहर निकलकर आग जलाती है। हाँ, बस मुझे यही काम तो रह गया। बड़ी मुश्किल से रजाई में थोड़ी सी नींद आई थी। इतने ठंड में बाहर निकलकर मुझे ये काम करने को कह दिया। रात को श्वेता ठीक से नहीं सो पाती। तब वो अगले दिन में जैसे ही रजाई लेकर आराम से अपने बेड पर लेटती है तभी उसकी दादी सास उसे आवाज देते हुए बोलती हैं, श्वेता बहू, अरे ओ श्वेता बहू, तू जरा यहाँ तो आना। जानकी बाहर से श्वेता को आवाज लगा रही थी। तब श्वेता रजाई में लेटी हुई चिड़चिड़ाते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, इन लोगों को मुझसे क्या दिक्कत है? रात को भी मैं सो नहीं पाती हूँ और अब भी मुझे सोने नहीं दे रहे। आ रही हूँ दादी जी। श्वेता कपकपाती हुई सी रजाई से बाहर निकलती है और जानकी के पास जाती है। दादी जी, क्या हुआ? कुछ काम था क्या आपको?
अरे काम तो कुछ नहीं था बहू, मैं ऐसे ही खाली बैठी थी। सरिता भी सब्जी लेने बाजार गई है तो मैंने सोचा तुझसे ही बात कर लूं। जा 2 कप चाय बना ला, दोनों बैठकर चाय पियेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। श्वेता को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन नई बहू होने की वजह से वो अपनी दादी सास को कोई जवाब भी नहीं दे पाती है। इसीलिए वो चुपचाप रसोई में जाती है और चाय बनाकर ले आती है, जिसके बाद जानकी श्वेता के साथ अपनी बातचीत करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक रात जब श्वेता अपने ससुराल वालों के साथ छत पर सो रही होती है, तभी तेज हवा आंधी के साथ बारिश और ओले गिरने लगते हैं। जल्दी उठिए सब लोग, जल्दी उठिए, देखिए ओले गिर रहे हैं। अरे जल्दी से बिस्तर समेटकर नीचे चलिए, उठ जाइए, ओले गिर रहे हैं। अगर हम सब इस बारिश में भीग गए ना तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। नीचे चलिए। अरे बहू शांत हो जाओ। अरे बहू क्यों शोर मचा रही हो तुम? अरे इन ओलों का भी बंदोबस्त है हमारे पास। इन ओलों से हमारी नींद पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? इतनी तेज हवा चल रही है, बारिश आ रही है, ओले गिर रहे हैं और आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। विक्रम तिरपाल लगाता है। क्योंकि हमारे पास ये तिरपाल है ना, हम सब अपनी रजाई के ऊपर ही तिरपाल डालेंगे, फिर ना तो बारिश से हमारा बिस्तर भीगेगा और ना ही हम पर ओले गिरेंगे। कुछ दिन से ओले नहीं गिर रहे थे, इसलिए हटा दिया था। हाँ भाभी, आप भी आराम से अपनी रजाई के ऊपर तिरपाल डालो और सो जाओ। और ये जो इतनी तेज हवा चल रही है उसका क्या? हवा से तो ये तिरपाल उड़ जाएगी ना। नहीं उड़ेगी। रजाई के कोनों पर लटके धागे के साथ तिरपाल के कोनों पर बंधे हुए धागों को बांध दो बहू। उसके बाद तिरपाल रजाई के साथ ही बंधी रहेगी। तू भी ना बहू जरा जरा सी बात पर दिल छोड़ देती है और नींद में उठकर चिल्लाने लगती है और हमारी नींद भी खराब कर देती है। अब तो चुपचाप सो जाओ और हमें भी सोने दो। इतनी अच्छी नींद आ रही थी भाभी, आपके शोर शराबे की वजह से नींद खराब हो गई। अब जल्दी से तिरपाल बांध लो। श्वेता के ससुराल वाले अपनी अपनी रजाई को तिरपाल से बांध लेते हैं और फिर से रजाई ओढ़कर ओले और बरसात में छत पर ही सोए रहते हैं। और जैसे जैसे ओले तिरपाल पर गिर रहे थे तो उन ओलों की आवाज से श्वेता को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। रजाई में श्वेता। क्या मुसीबत है, ये कैसे ठंड में आंधी तूफान में भी छत पर सोने वाला ससुराल मिल गया है मुझे। चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग तो छत पर सो कर ही रहेंगे, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो नींद नहीं आ रही है। श्वेता जैसे तैसे करके बेचारी सोने की कोशिश करती है और बड़ी मुश्किल से वो 1 घंटा ही सो पाती है और इतने में सुबह भी हो जाती है। वक्त गुजरता चला जाता है और छत पर सोने की वजह से श्वेता की नींद पूरी नहीं हो पाती, जिस वजह से सारा दिन उसे बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती रहती है। जब श्वेता रसोई में काम कर रही थी तब अरे मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। ये किचन का सामान भी नींद की वजह से एक की जगह डबल डबल नजर आ रहा है। क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे चक्कर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, आंखें नींद से भरी हैं। एक काम करती हूँ, जब तक ये सब्जी पक रही है ना, मैं जाकर थोड़ा सा सुस्ता लेती हूँ। इतना कहकर श्वेता जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और डाइनिंग टेबल पर ही सिर रखकर सो जाती है और गैस पर रखी उसकी सब्जी जल जलकर काली हो जाती है और पूरे घर में जली हुई सब्जी की बदबू फैल जाती है। शी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। ये रसोई में क्या चल रहा है? राम रे, सारी की सारी सब्जी जली हुई है। मैं गैस बंद कर दूं। बहू क्या रखा है तूने गैस पर? अरे जल्दी देख, धुआं निकल रहा है। जानकी श्वेता को हिलाकर उठाती है। बहू, श्वेता बहू, अरे श्वेता बहू, तू टेबल पर बैठी बैठी सो रही है और वहाँ सब्जी जलकर काली हो गई। सब्जी जल गई? कैसे कैसे जल गई? कब जल गई? फायर ब्रिगेड बुलाऊं क्या? भाभी अभी भी नींद में हो क्या? फायर ब्रिगेड घर की आग बुझाती है, सब्जी की नहीं। मैंने गैस बंद कर दिया है, लेकिन सब्जी जलकर खराब हो गई है। अब जो किचन में जाकर दोबारा सब्जी बना लो। श्वेता रसोई में जाती और सबसे पहले वो जली हुई सब्जी के बर्तन को ठंड में ठिठुरती हुई ठंडे पानी से रगड़ रगड़ कर धोती है, जिसके बाद वो दोबारा से सब्जी बनाने की तैयारी करती है और सारा खाना बनाकर तैयार करती है। ये नींद ना पूरी होने के चक्कर में सारे काम उल्टे सीधे हो रहे हैं मुझसे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसी दिन कोई बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। आज मैं सबसे ये बात करके ही रहूंगी कि मैं छत पर नहीं सोने वाली। अब रात को कोहरा बहुत ही ज्यादा होता है। सरिता और निधि मिलकर छत पर बिस्तर लगा रही होती हैं और जानकी लकड़ियां जमा करके आग जलाने की तैयारी कर रही होती है। मुझे आप सब लोगों से कुछ बात करनी है। क्या हुआ बहू? बोल, सब कुछ ठीक तो है ना? वो बात ये है दादी जी कि मैं छत पर नहीं सो सकती। मुझे छत पर नींद नहीं आती है। कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? इतने दिन से आप छत पर सो रही हैं और कह रही हैं कि आपको नींद नहीं आती है। तो तू क्या चाहती है बहू, वो भी बता दे।
मैं ये चाहती हूँ पापा जी कि मैं नीचे अपने कमरे में अपने पति के साथ आराम से सो जाऊँ। मुझसे छत पर नहीं सोया जाता है। लेकिन मैं कमरे में नहीं सो सकता हूँ, मुझे ही कमरे में नींद नहीं आती है। अरे ले बहू, तेरा पति भी तेरे साथ सोने के लिए तैयार नहीं है, अब तो क्या करेगी? तो फिर मैं अकेली सो जाऊंगी, लेकिन मुझे छत पर नहीं सोना है। तेरी भलाई इसी में है बहू कि तू चुपचाप हमारे साथ छत पर सो जा। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। अरे दादी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? भाभी नीचे सोना चाहती है तो सोने दो ना, आखिर उनकी खुशी का ख्याल रखना भी तो हमारा फर्ज बनता है। तू सलाह मत दे बेटा, माना कि तू सबका अच्छा सोचता है, लेकिन इतना अच्छा सोचने की जरूरत नहीं है। आप सबके सब आराम से सो जाओ, मैंने आग जला दी है, अब किसी को ठंड नहीं लगेगी। सभी के कहने पर श्वेता चुप हो जाती है और कोहरे भरी रात में भी वो सभी के साथ छत पर ही सोती है। और अगली सुबह उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसे तेज बुखार के साथ खांसी जुकाम हो जाता है। विक्रम उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और उसका चेकअप करवाकर घर ले आता है। बहू, तुझे सर्दी हो गई है, मैं तेरे लिए काढ़ा बना कर ले आती हूँ। मुझे नहीं पीना है काढ़ा। क्यों नहीं पीना बहू? काढ़ा पिएगी तो ठीक हो जाएगी। ये दवाई तो बस थोड़े घंटों के लिए असर करेगी, लेकिन काढ़ा तुझे पूरी सर्दियाँ आराम देगा। हाँ, सुबह काढ़ा पी लो और फिर रात को छत में सो, और अगली सुबह फिर से तबीयत खराब कर लो और फिर से काढ़ा बनाकर पी लो। सही है ना? अरे भाभी, आप हर बात को छत पर सोने से क्यों जोड़ देती हैं? क्योंकि मेरे छत पर सोने की वजह से ही मेरी तबीयत खराब हो रही है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मुझे नीचे सोने दीजिए, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हें नीचे सोना है तो नीचे सो जाना, मैं भी तुम्हारे साथ नीचे सो जाऊंगा, लेकिन तुम इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। अरे हाँ बहू, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से नीचे सो जा, लेकिन रात को आग जलाने का काम और अगर हमें कोई जरूरत होती है तो वो सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे। अरे उसके बाद तुझे जितना भी सोना है तू आराम से सोती रहना, हम तुझे कुछ नहीं कहने वाले। अरे मान जाओ ना भाभी की बात। आप सब लोगों की वजह से भाभी और मेरी दोनों की जिंदगी खराब हो रही है। मेरी गर्लफ्रेंड नाराज हो रही है और भाभी की नींद पूरी नहीं हो रही है। सबकी बातें सुनकर श्वेता थोड़ा शांत हो जाती है, लेकिन श्वेता की मुसीबत अब पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसका पति तो उसके कमरे में आराम से सो रहा था, लेकिन रात को आग जलाना, तिरपाल लगाना, आग में लकड़ी डालना या फिर ज्यादा ठंड होने पर आधी रात को बिस्तर ऊपर पहुंचाना, इन सारे कामों के लिए श्वेता को आधी नींद में उठकर रात को छत पर जाना पड़ता था। क्या जिंदगी हो गई है मेरी। ऊपर सो रही थी तो मुसीबत, नीचे सो रही हूँ तो मुसीबत। मेरी नींद तो किसी भी तरीके से पूरी नहीं हो रही है और इन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही है। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? क्यों मेरे ससुराल वाले इतनी ठंड में भी, आंधी तूफान में भी छत पर सो रहे हैं? और कहाँ से आए हैं ये लोग? मंगल ग्रह से टपके हैं क्या? वक्त गुजरता जाता है। अब इन सारी मुसीबत के बीच में श्वेता के साथ साथ कोई और भी बहुत परेशान हो रहा था, और वो था जतिन, क्योंकि अब वो तनीषा के साथ रात भर लंबी लंबी बातें और मुलाकातें दोनों ही नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा था। वक्त गुजरता चला जाता है और अब ऊपर सोने की वजह से जानकी और बाकी सभी को धूल मिट्टी की वजह से बदन पर छोटे छोटे लाल दाने और खुजली होने लगती है। अरे भाई, पूरे बदन पर बड़ी जोर से चींटी सी काट रही है। अरे खुजली बहुत ज्यादा हो रही है। अरे मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे बदन पर बहुत ज्यादा जलन हो रही है। दिल तो कर रहा है कि ठंडा ठंडा पानी बदन पर डाल लूं अपने। और मेरा तो चेहरा ही अकड़ गया है, हाथ पैर भी कितने ज्यादा फटे फटे से हो रहे हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ अचानक से कैसे हो गया। ये सब कुछ ऊपर सोने की वजह से हो रहा है। आप जो ठंड में, आंधी तूफान में छत पर सोते हैं ना, ये सब मिट्टी की वजह से हो रहा है। स्किन एलर्जी हो गई है आप सबको। लो बहू की बात सुन लो, ये तो अलग ही बोले जा रही है। अरे कोई स्किन एलर्जी नहीं हुई है, ठंड की वजह से रूखापन आ गया है हम पर। बिल्कुल सही। नारियल के तेल को गरम करके घिस घिस के लगा लेना पूरे बदन पर, तो अपने आप ठीक हो जाएगा सब कुछ। और नहीं तो क्या, तू भी ना बहू, इतने समय से हम लोग ऊपर सो रहे हैं, पहले तो कभी कुछ नहीं हुआ और अब एकदम से ही सारी चीजें हो गई। तो ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे वैसा कीजिए। मेरा काम तो बस आप लोगों को सही सलाह देना था, क्योंकि मैं आपकी दुश्मन तो हूँ नहीं, बहू हूँ इस घर की, और आप लोगों का ध्यान रखना फर्ज बनता है मेरा। इतना कहकर श्वेता वहां से चली जाती है। वक्त गुजरता जाता है और आंधी तूफान में छत पर सोने की वजह से और ठंड ज्यादा होने की वजह से अब धीरे धीरे जानकी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है।
और लेकिन फिर भी वो छत पर ही लगातार सोती रहती है और अपनी दादी सास की बिगड़ी तबीयत देखकर श्वेता बोलती है, अरे कम से कम अब तो आप लोग मेरी बात मान जाइए और ठंड के मौसम में आंधी तूफान में भी छत पर सोना बंद कर दीजिए। कम से कम दादी जी की उम्र का लिहाज कर लीजिए माँ जी। अरे मेरी उम्र का लिहाज क्यों करे भला? कुछ नहीं हुआ है मुझे, हल्की सी सर्दी हुई है बस मुझे। अच्छू! 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी मैं। और नहीं तो क्या, अरे थोड़ी बहुत तबीयत तो सबकी खराब हो जाती है। तू भी ना हर बात पर बस नीचे सो जाओ, नीचे सो जाओ। हम में से किसी को भी नीचे सोना पसंद नहीं है बहू, हम तुमसे कितनी बार कह चुके हैं। अरे इसीलिए तो बार बार ये बात हमसे मत बोला कर कि हम छत पर सोना छोड़ दें। अरे क्योंकि ठंड के मौसम में, आंधी तूफान में, बरसात में, ओलों में, हर मौसम में हमें छत पर ही सोना है, बात खत्म। क्योंकि मुझे तो छत पर सोना बहुत अच्छा लग रहा है, खुला खुला लगता है, वरना नीचे तो जैसे घुटन महसूस होती है। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ पापा। अपने ससुराल वालों की ऐसी बातें सुनकर अब श्वेता उन्हें टोकना रोकना बंद कर देती है। वक्त गुजरता जाता है और ऐसे ही एक दिन तनीषा जतिन को फोन करती है। अरे जतिन, अपने परिवार वालों को समझाते क्यों नहीं हो? उन लोगों से बोलो ना कि वो नीचे सोना शुरू कर दें। मैंने इन लोगों से कितनी बार कहा है, लेकिन वो मेरी बात मानते ही नहीं है। मेरी भाभी भी उन्हें समझा कर थक गई है। तो एक काम करो, अब हम लोग रात को छत पर मिल तो नहीं सकते, तो तुम नीचे सो जाया करो ना, और अपने कमरे में आराम से मुझसे बात कर लिया करो। अरे सही कह रही हो तुम, अब मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। नीचे सोना शुरू कर दूंगा तो आराम से तुमसे बात कर लूंगा, और मिलना जुलना तो हम बाहर कर लेंगे। अब तनीषा की बात मानकर और उससे फोन पर बात करने के चक्कर में जतिन नीचे सोना शुरू कर देता है और देर रात तक तनीषा से फोन पर प्यारी प्यारी बातें करता रहता है। थोड़े दिन गुजरने पर भी जब जानकी की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता तो वो भी कुछ दिनों के लिए नीचे सोना शुरू कर देती है। और ऐसे ही एक दिन सब बाकी लोग छत पर सो रहे होते हैं तब, अरे अब तो जतिन ने भी नीचे सो रहा है। श्वेता और विक्रम पहले ही नीचे सो रहे थे और माँ जी ने भी अब नीचे सोना शुरू कर दिया है। अरे मुझे लगता है कि अब हमें भी नीचे सोना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हम सब ने जतिन के कहने पर ही तो ऊपर सोना शुरू किया था। जब वही नीचे चला गया तो हम ऊपर क्या कर रहे हैं? और नहीं तो क्या, हम भी कल से नीचे ही सो जाया करेंगे। वैसे अब तो मुझे भी ऊपर बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी है और तबीयत भी ठीक से नहीं रहती, शरीर एकदम टूटा टूटा हो जाता है। ठीक है, तो फिर कल से मैं छत पर बिस्तर लेके नहीं आऊंगी, सबके बिस्तर उनके कमरों में ही लगा दूंगी। अब जब आपने मन बना ही लिया है नीचे सोने का। अब अगली रात से श्वेता के ससुराल वाले अपने अपने कमरों में अपना बिस्तर लगाते हैं और ये देखकर श्वेता हैरान हो जाती है। ये भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? कहीं मैंने कोई सस्ता नशा तो नहीं कर लिया है? मेरे ससुराल वाले मेरे इतना जिद करने पर नहीं माने, लेकिन अब अपने आप ही छत से उतरकर नीचे सोने की तैयारी कर रहे हैं। चलो, लगता है किसी भले आदमी ने उनके कान भर दिए जो उन्हें अक्ल आ गई है। अब सभी परिवार वाले अपनी खुद की मर्जी से ही नीचे सोना शुरू कर देते हैं और जतिन वापस से पहले की तरह सभी के सोने के बाद छत पर जाकर तनीषा से लंबी लंबी बातें और मुलाकातें शुरू कर देता है। एक रात जब वो अपने कमरे से निकलकर छत की तरफ जा रहा होता है तो इसी बीच रसोई में पहले से खड़ी पानी पी रही श्वेता उसे देख लेती है। ये देवर जी इतनी रात को छत पर क्या करने जा रहे हैं? एक दो बार पहले भी मैंने इन्हें रात में उठकर इधर उधर घूमते हुए देखा है। आखिर चल क्या रहा है? मुझे छत पर जाकर देखना होगा। श्वेता दबे पांव जतिन के पीछे पीछे छत पर जाती है, जहां वो देखती है कि जतिन पड़ोसन तनीषा के साथ बाहों में बाहें डाले प्यार भरे सपने संजो रहा है। जैसे ही वो दोनों लव बर्ड्स की नजर श्वेता पर जाती है तो दोनों के तोते उड़ जाते हैं। भाभी, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? आप तो अपने कमरे में सो रही थी ना, आप यहाँ अचानक से कैसे प्रकट हो गई? अच्छा, तो ये चक्कर चल रहा है आपका? अरे देवर जी, कब से चल रहा है ये सब कुछ? अरे भाभी पूछो मत, बड़ी लंबी कहानी है इसके पीछे तो। भाभी, हम आपको सब कुछ सच सच बता देंगे, बस आप हमारा साथ दे देना। इतना कहकर तनीषा और जतिन शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें श्वेता को बताते हैं, जिसे सुनकर श्वेता हंसने लगती है और अपना माथा पकड़ के बोलती है, हे भगवान, तो ये बात थी। अरे देवर जी, आपकी वजह से मुझे क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। पहले ही बता देते ना कि ऐसा कुछ था तो मैं घर वालों से पहले ही बात कर लेती। और हाँ, ऐसे देर रात को छत पर मिलना सही नहीं है। मैं आप लोगों के लिए घर वालों से बात करती हूँ और आपकी शादी करवा देती हूँ, इसी में सबकी भलाई है।
अगली सुबह जब घर के सभी लोग बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी श्वेता जतिन और तनीषा के बारे में पूरे परिवार वालों को बड़ी ही सहजता के साथ बताती है। तनीषा बहुत अच्छी लड़की है और जतिन भी उसे इतना पसंद करते हैं, तो आप सब लोग खुशी खुशी तनीषा और देवर जी की शादी करवा दीजिए। अरे ऐसी बात थी तो तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया जतिन? इतना ऊपर नीचे घूमने की क्या जरूरत थी? हाँ भैया, आपकी वजह से हमें ठंड के मौसम में आंधी तूफान में सोने की आदत हो गई और अब वो आदत जाने का नाम भी नहीं ले रही है। और नहीं तो क्या, रात को भी मेरा मन कर रहा था कि मैं उठकर छत पर चला जाऊं और जाकर आराम से सो जाऊं। अरे ये आजकल के बच्चे भी ना प्यार के चलते पता नहीं कौन कौन से पापड़ बेलते हैं। अरे अपने परिवार वालों को भी पापड़ बेलने पर मजबूर कर देते हैं। अरे छोड़ो जी, अब तो सच्चाई सबके सामने आ गई है। अब इन दोनों की शादी करवा देते हैं और बात को खत्म करते हैं। इस तरह पूरा परिवार मिलकर हंसी खुशी जतिन और तनीषा की शादी करवा देता है और आखिरकार श्वेता की सारी मुसीबत का भी हल निकल जाता है और अब आने वाली किसी भी बरसात या फिर ठंड के मौसम में उसका परिवार छत पर बिल्कुल भी नहीं सोता है।